गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब खुश होंगे एंड सबकी तैयारी अच्छी रही होगी। यूपीएससी जैसे अभी रिसेंटली आने ही वाला है सीएससी एग्जाम। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड हम लोग इस रैपिड पीवाईक्यू सीरीज में काफी रैपिड एमसीक्यू सीरीज में काफी सारी चीजें कर रहे थे। स्टार्ट कर रहे थे हम पीवाईक्यू एनालिसिस से। पीवाईक्यू के साथ साथ हम उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे सारे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कर रहे थे। राइट। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे देख ली थी। अराउंड 109 क्वेश्चन तक हम सारी चीजें देख चुके थे एंड आज हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे। आई होप लोअर जुडिशरी को सबने रिवाइज कर लिया होगा क्योंकि सेक्शन सब हमारे उसी से रिलेटेड है। राइट। तो आप देख सकते हो कितने सारे questions हमने कितने डीप में पढ़े और कितनी जल्दी करने की कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन को एक मिनिमम पीरियड में कंप्लीट कर सकें। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 110 से। आई होप सभी लोग रेडी हैं। अगर सभी रेडी हैं तो थम्स अप का कमेंट सेक्शन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 आई होप विजिबल होगी। देखो, विथ रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 2021। इसे देखो, क्वेश्चन ही आपको काफी सारी चीजें समझा देगा ना। कुछ लोगों को जिनको ये नहीं पता होगा कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट कब आई थी, तो वहां से उन्हें ये चीज डिफाइन होगी कि भाई 2021 में आई थी। नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी क्वेश्चन एमसीक्यू में मतलब किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ये पार्ट उन्हें देखने को मिलता है तो वो इजीली आंसर करते। राइट। तो देखो, इट प्रिस्क्राइब्स नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर क्रेडिशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स। क्या आप लोगों ने लोअर जुडिशरी रिवाइज कर ली है? अगर आप लोगों ने रिवाइज होगी तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है। गलत क्यों है जी? देखो, ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आई थी, इसने हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो 1996 में बनी थी, इसका जो 8th शेड्यूल था वो रिमूव कर दिया था। ठीक है। जिसके अंदर ये सारी नेसेसरी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब थी। जो हमारी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 थी, उसके अंदर उसके 8th शेड्यूल के अंदर ये सारी चीजें मेंशन थी। लेकिन जब ये 2021 में आई तो ये सारी चीजें हटा दी। ठीक है। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा ये साइट कब हटी, कौन से एक्ट से हटी। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट सबसे पहले कब आई थी, ये होगा। अब अगर थोड़ी सी इसके बारे में अगर हो जाए कि अब इनका प्रोसीजर कैसे है, मतलब क्वालिफिकेशन कौन प्रिस्क्राइब करता है। बेसिकली प्रिस्क्राइब बाय द आर्बिट्रेटर काउंसिल्स। चलो कोई बात नहीं, हमारा फिलहाल मेन मोटिव ये था कि हमारा ऑप्शन जो है वो कैसे मिसमैच हो रहा है। राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे। इट अलाउज पार्टीज टू सीक अनकंडीशनल स्टे ऑन enforcement of arbitral award during the pendency of the appeal। भाई, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगर इस अमेंडमेंट एक्ट की बात करें जो कि ये 2020 में आई थी, इसका यही तो है कि जो अवार्ड दिया जाएगा, ये जो अवार्ड होगा, ये पार्टीज को अलाउ करता है कि अनकंडीशनल स्टे जो है उस पे सीख कर सके। लाइक, इसमें हम डील करेंगे सेक्शन 34 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। आर्बिट्रेशन लॉ का सेक्शन 34 हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लेके आएंगे और स्टेटमेंट को बिल्कुल सही मतलब सही डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या है करेक्ट आंसर्स, एंड ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत है, तो 1 तो नहीं होगा, नीदर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 111 आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ कैट। अभी जो क्वेश्चन है ये कैट से रिलेटेड है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। आई होप आप लोगों ने कैट को ऑलरेडी पढ़ रखा होगा क्योंकि तभी हम इसको आंसर कर पाएंगे, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला, द कैट एक्सरसाइजेस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये पहली पॉइंट है ना, यही हमारा काफी सारी चीजें क्लेरिफाई कर देगी। हाँ, कैट एक्सरसाइज करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन in relation to recruitment and services of certain public servants। बिल्कुल सही।
हम इसमें चंद्र कुमार केस जो कि 1997 में हुआ था उसको भी देख सकते हैं, उसको भी कंसिडरेशन में लेके आके इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। केसेस में आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केसेस से काफी सारी स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जब आप मेंस में आंसर लिखोगे, जब मेंस में आंसर राइटिंग होगी, तो वहां पे आपको रेफरेंस नहीं पड़ेगा। तो ट्राई करो कि हर केसेस, हर स्टेटमेंट में आप जो है उनको, ये जितने भी केसेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सको। सेकेंड स्टेटमेंट, while over central civil services and civilian employees of different services, it excludes all services। भाई ये किसने कहा, ये किसने कहा? जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसको तो सिर्फ कैट ही जो है, कैट ही कवर करती है। इवन सेट, जब हम सेट की बात करेंगे वो भी इसको कवर नहीं करता। इट इज ओनली कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज को भी कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक्सक्लूड दे दिया, जबकि एक्सक्लूड नहीं होता, इट्स भी इंक्लूडेड। अगर यहाँ पे एसएटी की बात करी जाती तो वहां पे हम इसको एक्सक्लूड करते। Option number three. The cat is guided by the principles of natural justice। बिल्कुल सही बात है, कल से हम यही तो बात कर रहे थे। And not bound by the procedure, civil procedure code। सिविल प्रोसीजर कोड या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट ये चीजें इसको गाइड नहीं करती हैं। इट इज ओनली द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि सिविल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को गाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रहेगी बिल्कुल सही। है ना, हमारी पहली स्टेटमेंट सही थी और हमारी तीसरी स्टेटमेंट सही थी। क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। जहां हमको पहला और तीसरी स्टेटमेंट दिखे उस पे मार दो टिक। ए इज द राइट आंसर। आई होप आप सेट और सेट क्लियर हो रहा होगा एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे कैसे प्रोसीड करना है, राइट। इसीलिए रिवीजन मस्ट है। अगर आपको जुडिशरी को अच्छे से एक बार देख लिया होगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो रहे होंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। तो विद रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स को रेफर कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स। एग्जैक्टली exactly। ये हमने कब पढ़ा था कि जब हमने कल एक चीज देखी थी, आर्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है वो कब ऐड करा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, 42nd अमेंड एक्ट ऑफ 1976, इससे ऐड करा गया। और इसके अंदर ही तो सारी ट्रिब्यूनल्स के प्रोविजंस हैं। तो ओरिजिनली तो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स के प्रोविजंस थे ही नहीं, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्योंकि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स कोई भी प्रोविजन नहीं था। इट इज ओनली थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच एडेड द पार्ट 14 ए। फिर हमने आर्टिकल 323 ए भी देखा और 323 बी भी देखा। एडमिनिस्ट आप कमेंट करके बताओ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमारे पार्ट 14 ए के कौन से आर्टिकल में है। मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। जब तक हाई कोर्ट होल्ड्स अ सेपरेट बेंच ऑफ सीएपी। भाई ऐसा हाँ लिखा है, ऐसा तो मैंने कोई प्रोविजन नहीं पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। क्योंकि बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन फॉर बेंचेस ऑफ सीएटी टू बी इन ईच हाई कोर्ट। ठीक है, जबलपुर का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, जहां पे सीएटी 1985 में स्टैब्लिश हुई। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रेजेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सीएटी is 65 members and one chairman। एग्जैक्टली exactly। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इनकी जो मिनिमम एज की बात करें, रिटायरमेंट एज की, तो वो क्या होती है इनके मेंबर्स की। ठीक है, जब तक क्योंकि ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है, एट प्रेजेंट यही स्ट्रेंथ है। एंड ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। उसने क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ दी फॉलोइंग आर करेक्ट, तो हम देखते हैं हमारा 1 एंड सही है, जहाँ पे हमें 1 एंड 3 देखने को मिल जाए वो ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन, कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के कौन से आर्टिकल में मेंशन। सेकंड क्वेश्चन ये था रिटायरमेंट एज ऑफ दीस चेयरमैन ऑफ सीएटी। चलो वो करते हैं जब तक क्वेश्चन नंबर 113 पे। 113 की जब हम बात करेंगे
विद रेफरेंस टू द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021। चलो जी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है, करेक्ट पे फोकस करना। ओके। इट हैज क्रिएटेड a separate tribute for goods and services tax। ऐसा कुछ हुआ था? called the goods and services tax affiliate tribunal। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि भाई उसने कुछ ऐसा सेपरेट ट्रिब्यूनल क्रिएट कर दिया होगा, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। ठीक है, ये CGST एक्ट थी जिसने ये क्रिएट करा था, ना कि दी ट्रिब्यूनल एक्ट, दी ट्रिब्यूनल एफिलिएट एक्ट। तो ऐसी कोई एक्ट नहीं थी, इट वाज दी CGST एक्ट जिसने ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल क्रिएट करा था। ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, the act empowers the Supreme Court to provide for the qualification, tenure, and other services, condition of the members of tribunal। क्या ऐसा पढ़ा था हमने कुछ? भाई सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, इन दोनों का तो ऐसे डायरेक्टली कोई रोल ही नहीं होता। इसको कौन फ्रेम करके? रूल सेंटर। द रूल्स ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स आर फ्रेम्ड बाय सेंटर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो गई क्या? गलत। उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था वन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या हमें हर स्टेटमेंट में 1 और 2 दिख रहा है? तो ये हमारी तीनों ही आंसर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दी। ऑप्शन नंबर 3 को हम देखें ना देखें, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। दी एक्ट हैज मर्ज सेवरल ट्रिब्यूनल्स बेस्ड ऑन देयर डोमेन्स। ऐसा कुछ था? एक्ट की कौन सी बात करिए? ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021। और ये कुछ ट्रिब्यूनल थे, ये कहाँ कब से मर्ज हुए थे? ये फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 से ही मर्ज हुए थे। फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 इससे मर्ज हुए थे, ना कि ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2021। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। ठीक, आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा बेसिक एम क्वेश्चन को आंसर करना नहीं है। हमारा बेसिक एम है कि जो भी स्टेटमेंट को हम रेफर कर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए थी, ताकि अगर कल को हमारे सामने एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी आ जाए तो हम उसको आंसर कर पाए। चलो हम कर लेते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एक क्वेश्चन अभी हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग देखा था, PCT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज आती, लेकिन सेट के अंदर नहीं आती है ना। तो वो चीज अब क्लैरिफाई होगी अगर यहाँ पे ऑप्शन हुआ उससे रिलेटेड। The central government is empowered to establish the set on specific request of concerned state government। Exactly bro, इसमें हम कंसीडर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985, है ना। और उसको कंसीडर करते हुए हमारा ये जो स्टेटमेंट होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मूव करते हैं सेकंड। ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट बंगाल एंड केरला हैव फंक्शनिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट। भाई ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, ये अभी तक सिर्फ 9 स्टेट्स में स्टैब्लिश हुए हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आओ कि वो 9 स्टेट्स कौन से हैं। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, उसमें तमिलनाडु भी इंक्लूडेड है, उसमें केरला तो, वेस्ट बंगाल भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है। बाकी के ट्रिब्यूनल्स जो कि SAT हैं, जो कि सेटअप नहीं, मतलब कि जो जहां जहां सेटअप हो चुके हैं वो स्टेट्स बताओ, क्योंकि वेस्ट बंगाल और केरल में तो ये ऑलरेडी सेटअप है, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो जाना था। तो जहां पे 2 दिखे वो काट दो। अब लास्ट स्टेटमेंट तक आप कमेंट करें। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ सेट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मैंने तो सुना था कि जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं SAT के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गवर्नर। लेकिन हमने गिरा है कि दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और कंसल्टेशन किससे लेता है? गवर्नर से। गवर्नर को कंसल्टेशन ये नहीं देगा, गवर्नर को कंसल्टेशन सीधे नहीं देगा, प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन गवर्नर देगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी गलत। हमारी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, जो कि हमने देखी 1985 के एक्ट से। तो हमारा स्टेटमेंट 1 ओनली इज द राइट आंसर। आप लोगों ने होप कमेंट कर दिया होगा। मूव करते हैं नंबर 115 पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल
लो जी, इससे सेम क्वेश्चन रिपीट होके आ गया। डिफरेंस पूछा है आर्टिकल 323 ए का, 323 बी का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, कंसीडर कर लेते हैं। आर्टिकल 323 ए, for establishment of tribunals for public services matters only। एग्जैक्टली राइट आंसर। जो आर्टिकल 323 ए है, उसका बेसिक एम ही ये है कि पब्लिक सर्विसेज मैटर्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश कर। ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323 बी कैन बी स्टैब्लिश्ड ओनली बाय पार्लियामेंट। देखो से पहले तो ये गौर करो, ओनली बाय पार्लियामेंट, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ गया। और हमारा फोकस क्या रहता है, जहां पर कहीं हमें एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देखने को मिलती है, हम वहां पे डीप डाइव करेंगे, है ना? क्योंकि जो आर्टिकल 323 बी के अंदर मेंशन है, वो खाली पार्लियामेंट नहीं, इवन स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है स्टेब्लिश कर सकती है। तो स्टेटमेंट हमारी इसलिए गलत हो जाएगी। एक तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट थी, 70 to 80% केसेस में एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हमें गलत नहीं को मिलेगी, इसीलिए हम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट में हमेशा डीप डाइव करेंगे। तो अंडर आर्टिकल 23 बी, हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स कैन बी क्रिएटेड। एग्जैक्टली राइट। तो हमारा सेकंड गलत है, तो इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड है, 1 and 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो आप लोग हमें कमेंट से कमेंट करके बता सकते हैं। Your doubts and queries will be properly addressed. Now, question number 106 पे move on करते हैं। Consider the statement with reference to the Central Administrative Tribunal। चलो भाई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को देख लेते हैं। CAT, the Central Administrative Tribunal was set up in 1975। यूपीएससी यहीं पे खेलता है। 1975 में ब्रो सेटअप नहीं हुई थी, ये 1985 में सेटअप हुई थी। ठीक है। फिर सेकंड, प्रिंसिपल एट मुंबई। आप लोगों ने अगर सीईटी को पढ़ा होगा तो आप देखते सर बता सकते हैं, अगर ये डेट भी याद नहीं होगी, इसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में थी। ठीक है। अगर एट प्रेजेंट बात करें तो टोटल 17 रेगुलर बेंचेस देखने को मिलती है हमें। सेकेंड, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट इन सेट। क्या कोई फीस रिक्वायरमेंट नहीं है? भाई रिक्वायरमेंट है, 50 रुपए की, 50 रुपीज की नॉमिनल फी, जो कि सीईटी का एप्लीकेंट होगा उसको पे करनी पड़ेगी, 50 रुपीज की फीस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। करेक्ट पूछा है। वन 1 and 2 जहां हमें देखने को मिले, लो 1 2 3 था गलत, 1 था, 1 and 3 था गलत। आंसर हमारा क्या हो गया? ओनली 3। The applicant may appear either in person or through a lawyer। एग्जैक्टली जो एप्लीकेंट है भाई, वो तो या तो खुद आ सकता है, अपने लोअर के थ्रू आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो गई। याद रखना, सीएटी जो है 1985 में स्टैब्लिश हुई थी। इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में है। एट प्रेजेंट 17 रेगुलर बेंचेस हमें देख मिलती है, और एक फीस, ₹50 फीस उन्हें पे करनी पड़ती है एप्लीकेंट को। चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है, विद रेफरेंस टू क्वासी जुडिशियल बॉडीज। चलिए जी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज को देखते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। डिसीजन ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज ऑलवेज क्रिएट अ न्यू लॉ। नहीं भाई, जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज के डिसीजन होते हैं, वो पुराने लॉज पे, एग्जिस्टिंग लॉज पे बेस्ड होते हैं, वो नया क्रिएट नहीं कर देते। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। सेकेंड, their powers are limited to very specific area of expertise and authority। Exactly right। देखो, जैसे हम करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, एक कौन सी जुडिशियल बॉडी है, अब लिमिटेड है ना उसकी पावर। ऐसी बहुत सारी बॉडीज है, मतलब इनकी जो पावर, एक्सपर्टीज और अथॉरिटी तक ही लिमिटेड है इनकी। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही हो गई। स्टेटमेंट नंबर 3, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ठीक है जी, जिसको आर्टिकल 280 याद है उसको तो आंसर देखते सर, मतलब ऑप्शन देखते सर आंसर समझ में आ जाएगा। प्रोवाइड्स फॉर अ फाइनेंस कमीशन एज अ क्वासी बॉडी। अच्छा, फाइनेंस कमीशन जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एग्जैक्टली राइट है।
कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 280 में मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ऐसी राइट हो गई। अच्छा, फाइनेंस कमीशन में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। लास्ट टाइम में जाते हैं, इसका आंसर मैं आपको दूंगा जब तक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स अ फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ। चलो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इज द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशंस आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट और नॉट। तो आंसर नंबर फिलहाल के लिए हमारा सेकंड एंड थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो 100 पे मूव करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, सीसीआई कब बनी थी? किस तरीके की बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। और कब बनी थी? 2002 में। established under the Competition Act 2002। ठीक है, चलो, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी established by an executive action। भाई, मैंने तो आपको बताया 2002 स्टैब्लिश हुई थी, एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 के थ्रू स्टैब्लिश करी गई थी, ना कि एक एग्जीक्यूशन। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत। इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन कॉम्पिटिशन इश्यूज। एग्जैक्टली, यही तो काम है भाई, यही तो काम होता है। तो स्टेटमेंट टू सही हो जाएगी हमारी। देखो, जहां जहां वन आ रहा है वो सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 4 मेंबर्स। भाई, जिसने सीसीआई को पढ़ा होगा उसने ये पढ़ा होगा, इसके अंदर एक तो चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन के साथ साथ 6 अदर मेंबर होते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये जो 6 अदर मेंबर्स हैं इनको कौन सी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हो गए यहाँ पे? 7 हो गए। एक चेयरपर्सन हो गया और 6 अदर मेंबर्स हो गए। कौन से एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश हुई थी? ये हमने यहाँ से कवर कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 से। इन क्रिमिनल मैटर्स, अपील फ्रॉम द जजमेंट of session may lie to the High Court if the sentence is one for imprisonment for more than 7 years। Exactly true। पहली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है। मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। A high court can withdraw a case pending in a subordinate court। Exactly right। चलो, ये तो वही है जिसने भाई हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल में पढ़ लिया होगा, क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे थे तो हमने हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट को साथ में ही लेके चले गए, ताकि उससे हुआ क्या कि हमें उनका डिफरेंस पता लग गया, तीनों की पावर्स का सेपरेशन पता लग गया। तो लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अ हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ सुपरिंटेंड ओवर मिलिट्री कोर्ट। भाई, मिलिट्री कोर्ट तो एक्सेप्शन था। तो ये स्टेटमेंट हमारी है पढ़ते ही गलत हो गई। ओवर मिलिट्री कोड, उनका कोई भी सुपर इंटेंस करने की पावर नहीं होती। तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा रखा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। चलो, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का 120। कल को 120 से नेक्स्ट क्वेश्चन तक कैरी ऑन करेंगे। अराउंड 160 क्वेश्चन, हम 40 क्वेश्चन बचे हैं, मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। चलो, मूव करते हैं क्वेश्चन 120। Which of the following cases the Supreme Court allowed the appeals from the judgment of tribunals to be made in High Court? कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने को कहा था कि भाई ट्रिब्यूनल्स में अगर कोई भी जजमेंट आपको मिला आप उसको हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये हमने देखा था एल चंद्र केस, एल चंद्र कुमार केस 1997 में हमने ये वाली चीज देखी थी, ये से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलो, अब स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन उत्तर प्रदेश, ऐसा तो नहीं पढ़ा था। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एग्जैक्टली यहीं पे तो ट्रिब्यूनल्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 323A 323B, ये सारी चीजें जो हुई थी। ठीक है, तो आर्टिकल 226 और 227 के अंदर ये सारी चीजों की बात करी गई। मिनर्वा वेल केस आंसर नहीं है, इंदिरा गांधी नेहरू केस भी आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर है एल चंद्र केस। हमें तो बिना पढ़े ही इसका आंसर पता था, हमने पहले ही बता दिया था आपको, है ना। तो आई आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होंगी। एंड
मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कि भाई उनके जो मेंबर्स होते आर दे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? यस, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर हम उनकी बात करें तो उसमें एक तो हमारा चेयरपर्सन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप को सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड जस्ट फॉलो ब्रेनीपीडिया फॉर more such updates and more such videos. Thank you. Have a good